सात फेरों के दौरान 7 जन्म साथ निभाने का वादा करके शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाली पत्नी खुद अपने पति की जान का सौदा कर चुकी थी। इसके लिए अब वो न केवल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को तलाश कर चुकी थी, बल्कि अपने पति की हत्या का 1 लाख में कॉन्ट्रैक्ट भी दे चुकी थी। मगर क्यों शादी के पवित्र बंधन की डोर में बंधने के बाद ससुराल आने वाली पत्नी आखिर क्यों खुद अपने ही हाथों से अपनी मांग का सिंदूर मिटाने पर तुली थी? नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात बिहार की उस निर्दयी महिला की जिसके द्वारा लिखी गई खूनी इबारत को पढ़ते हुए शैतान भी शर्मा जाए। जबकि दोस्तों, अगर आप हमारे साथ इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहे तो यकीन मानिए कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद कई लोगों का रिश्तों से यकीन तक उठ जाएगा। तारीख 26 जुलाई 2022, वक्त रात के करीब 9:30 बजे। स्थान बिहार के किशनगंज जिले का सदर इलाका। एमजीएम के कर्मचारी पप्पू गुप्ता की निगाह आज सरेशाम से ही अस्पताल की दीवार पर टंगी उस घड़ी पर टिकी थी जो अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति को वक्त बताती है। चूंकि पप्पू आज पत्नी की फरमाइश पर घर जल्दी जाना चाहता है। खैर, घड़ी की सुई घूमी तो वो घड़ी भी आ गई और अब पप्पू के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसने पत्नी को कॉल करके बताया कि वह बाइक पर सवार हो चुका है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले 15 मिनट में वो घर की दहलीज पर होगा। मगर हर खतरे से बेखबर पप्पू को कहां ही इस बात का कोई इल्म था कि मौत तो देर से रास्ते में खड़ी उसका इंतजार कर रही है। खैर, सड़क पर फर्राटा भरती पप्पू की बाइक अब घर की जानिब चल निकली। मन में पत्नी के लिए बेइंतहा प्यार समेटे पप्पू अभी भी शायद अपनी पत्नी ही के ख्यालों में खोया था। मगर अचानक आई एक जोरदार आवाज ने उसे न केवल एक जोरदार झटका दिया, बल्कि अब पप्पू बाइक समेत सड़क पर गिर गया। क्योंकि आवाज कोई मामूली आवाज नहीं थी, बल्कि ये पप्पू पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज थी। स्कॉर्पियो सवार शूटर्स ने पप्पू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और टारगेट की पप्पू को कई गोलियां लगने के बाद वहां से फरार हो गए। बदमाशों को लगा था कि पप्पू का अब काम तमाम हो चुका है, हम उसे मौत के घाट उतार चुके हैं। मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि पप्पू की सांसों की डोर अभी भी पूरी तरह कटी नहीं थी। और तभी घायल पप्पू ने पत्नी को फोन मिलाकर मदद की गुहार लगाई। मगर पत्नी मौके पर पहुंच पाती उससे पहले ही शूटर्स एक बार फिर मौकाए वारदात पर लौटे। इस बार उनके गन्स में बुलेट्स खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्होंने पप्पू को चाकू से गोद कर मौत की नींद सुला दिया। यानी बदमाश अब पप्पू की सांसों की डोर को हमेशा के लिए काट गए। खैर, घटना के थोड़ी देर बाद मौके पर जमा हुए लोगों ने पप्पू को उसी एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचवाया जहां पप्पू कर्मचारी था। मगर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि पप्पू यहां आने से पहले ही इस दुनिया से अलविदा कह चुका था। पप्पू की पत्नी प्रीति की शिकायत पर पुलिस ने इसे लूट हत्याकांड मानते हुए उस जानिब जांच शुरू की। मगर जैसे ही किशनगंज की पुलिस के आला अधिकारियों के टेबल पर पप्पू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के पांव तले से जमीन खिसक गई। क्योंकि रिपोर्ट में साफ था कि पप्पू को सिर्फ गोली से नहीं मारा गया, बल्कि हमलावरों ने उस पर धारदार हथियार से भी हमला किया था। पुलिस अब यह तो समझ चुकी थी कि हत्या लूट के इरादे से तो कतई नहीं की गई, मगर पुलिस अब यह जानना चाहती थी कि अगर लूट नहीं, पप्पू की किसी से दुश्मनी नहीं, तो फिर खूनी पप्पू के खून से खून की होली क्यों खेलना चाहते हैं। अब पुलिस के आला अधिकारियों ने कई टीमों को लगाकर मुख्तलिफ दिशाओं में जांच शुरू कराई, जिसके बाद तकनीकी माध्यमों से पुलिस ने मामले का खुलासा करके जिन चेहरों को सामने लाया उन्होंने सभी के होश उड़ा दिए। क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में आने वाले 3 लोगों में से 2 चेहरे पप्पू के अपनों ही के थे। जी हाँ, अपनी ससुराल में संस्कारी पत्नी बनकर रह रही पप्पू की पत्नी प्रीति गुप्ता और पप्पू के रिश्ते के भाई राजू गुप्ता ने ही 1 लाख रुपए की सुपारी देकर पप्पू का कत्ल कराया था। जब गोली लगने के बाद भी पप्पू जिंदा बच गया और उसने पत्नी को कॉल करके मदद की गुहार लगाई, तब पत्नी ने उसे मदद पहुंचाने की बजाय सुपारी किलर्स को यह जानकारी दी कि जिस काम का तुमने पैसा लिया है वह अभी फाइनल नहीं हुआ। हमने जो इतना पैसा खर्च किया है उसका क्या फायदा, क्योंकि प्रीति चाहती थी कि पति पप्पू किसी भी सूरत में जिंदा ना बचे।
दरअसल 26 जुलाई की रात अस्पताल से घर जाने के लिए जब पप्पू निकले तो रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बताया जाता है कि इस दौरान पप्पू को कई गोलियां लगीं, जबकि घायल अवस्था में पप्पू ने घर कॉल करके पत्नी को खुद के घायल होने की जानकारी दी। उनके द्वारा कहा गया कि उनको गोलियां लगी हैं, अगर समय पर उनको इलाज नहीं मिला तो उनकी मौत भी हो सकती है। वो सोच रहे थे कि इस सूचना के बाद पत्नी दौड़ी चली आएगी, मगर हुआ इसका उल्टा। चूंकि पत्नी ने प्रेमी को कॉल करके यह जानकारी दी, प्रेमी द्वारा शूटर्स को कॉल किया गया और दोबारा शूटर्स पप्पू के पास आए। अब उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी थीं, इसलिए उन्होंने चाकुओं से पप्पू पर तब तक ताबड़तोड़ वार किए जब तक कि उनकी सांसों की डोर नहीं टूट गई। दरअसल शादी के कुछ दिन बाद आरोपी पत्नी प्रीति की मुलाकात पप्पू के रिश्ते के छोटे भाई यानी देवर राजू से हुई। राजू अपने गांव से पप्पू के घर किशनगंज आया था। पप्पू एमजीएम हॉस्पिटल में मामूली प्लम्बर था, इसलिए वह खुद को छोटा कर्मचारी मानता था और शायद यही कारण था कि वह पत्नी को नर्सिंग का कोर्स भी करा रहा था। मगर वह नहीं जानता था कि जिस वक्त वह पत्नी की पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, उस वक्त उसकी पत्नी रिश्तों की मर्यादा को ताक में रखकर देवर को दिलवर बनाकर अपनी रातों को रंगीन कर रही होती है। जिसे हर सूरत में खुद से ज्यादा कामयाब देखना चाहता था, वह शातिर पत्नी तो घूंघट की आड़ में उसके लिए पल पल धोखे के जाल बुन रही थी। उसके पीठ पीछे न केवल मुंह काला करा रही थी, बल्कि बेवफाई का सीक्रेट खेल भी खेल रही थी। कहें तो गलत नहीं कि प्रीति के एक नहीं बल्कि दो चेहरे थे, एक जिसे उसका पति और ये सारी दुनिया जानती थी, जबकि दूसरा जिसे उसके प्रेमी देवर के सिवा कोई नहीं जानता था। क्योंकि अब प्रीति बंद कमरे में बदनाम रिश्तों को जी रही थी और उसकी इसी हरकत ने उसे आशिक से अपराधी बना दिया। खैर, कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ एक न एक दिन उस तक पहुंच ही जाते हैं। यही हुआ प्रीति और उसके दिलवर देवर के साथ, क्योंकि पुलिस ने न केवल उनके द्वारा किए गए भरोसे के कत्ल का, उनके द्वारा किए गए गुनाह अजीम का खुलासा कर दिया, बल्कि उनके चेहरों को भी बेपर्दा कर दिया। गौरतलब है कि वारदात में शामिल अभी 3 शूटर्स फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें जिनकी गिरफ्तारी के अभी भी प्रयास कर रही हैं। मगर ऐसा पहली बार नहीं जब आशिकी के सामने शादी के साथ फेरे फीके पड़े हों या फिर शादी जैसे पवित्र बंधन पर खून के ऐसे बदनुमा दाग लगे हों। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर करिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या है राय, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।